Hello everyone, welcome back to FIM Adventure to the next part of atomic structure like part 9. ठीक है, पार्ट 8 में हम लोगों ने क्या किया था, तो मैंने आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बताई थी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्वेश्चंस के अंदर, और उन डेफिनेशंस को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी लिख रखे हैं मैंने। इन क्वेश्चंस के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। ठीक है, तो अभी फटाफट से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग सॉल्व करें। मैं भी यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, अपन साइमल्टेनियसली करेंगे चीज़ों को। ठीक है, देखो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है H लाइक सिस्टम का, बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है H लाइक सिस्टम का, यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले सॉल्यूशन। ओ सही है, सही है, विजिबल है, ओके। बाइंडिंग एनर्जी दिया है H लाइक सिस्टम का, H लाइक सिस्टम, H लाइक सिस्टम का मतलब होता है हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यहाँ पर है कि भाई ऐसा एटम है ये जिस पे बोर मॉडल तो एप्लीकेबल है, बोर मॉडल एप्लीकेबल है, बट हमारे को इसका Z जो है वो पता नहीं है, यानी इसका एटॉमिक नंबर हमारे लिए अभी अननोन है। तो आइडेंटिफाई द सैंपल, एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वही ये है कि हमें सैंपल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है, यानी हमें उसका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है H लाइक सिस्टम की करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अगर आप देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी याद करो, कल ही बताया था भाई, किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पर पहुंचाने वाली जो एनर्जी होती है, किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पर पहुंचाने वाली जो एनर्जी होती है, दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पर कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n=3। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दी हुई है वो एक्चुअली n=3 से इन्फिनिटी पर पहुँचाने वाली एनर्जी दी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड आर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और वो बाइंडिंग एनर्जी मुझे दी हुई है यहाँ पे 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे कुछ मुझे बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है। अच्छा, अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दी हुई है, जिसको मैं 13.59 बोल रही हूँ, ये मुझे कहाँ से कहाँ तक की एनर्जी दी हुई है, ये मुझे थर्ड से इन्फिनिटी पे पहुँचाने वाली एनर्जी दी हुई है। तो भाई थर्ड से इन्फिनिटी पे पहुँचाने वाली एनर्जी तो ऑब्वियसली इन दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस के बराबर ही वो एनर्जी होगी। बताया था कि एक एक्साइटेड स्टेट से जब मैं दूसरे स्टेट पे भेजती हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी कितनी लगती है मुझे, तो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर लगती है। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। तो एक्चुअली ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये क्या है, तो ये है डेल्टा ई इन्फिनिटी, सॉरी 3 से इन्फिनिटी वाली एनर्जी, यानी मैं इसको बोल सकती हूँ यहाँ पे ई इन्फिनिटी माइनस E3। भाई हम बोल सकते हैं ना ई इन्फिनिटी माइनस E3, क्यों, क्योंकि दोनों एनर्जीज़ के डिफरेंस के बराबर, इन्फिनिटी की एनर्जी माइनस थर्ड की एनर्जी। अब जो इन्फिनिटी की एनर्जी है वो है 0, तो बाइंडिंग एनर्जी जो कि मुझे दी हुई है 13.5, वो हो गई है माइनस ऑफ E3, यानी कि थर्ड शेल की एनर्जी इस पर्टिकुलर स्पीशी की जिसका Z अननोन है, उसके थर्ड शेल की एनर्जी हो चुकी है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको जो फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट सब क्वेश्चन देखें ज़रा क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सैंपल। आइडेंटिफाई द सैंपल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई द सैंपल का मतलब होता है कि भाई पता करो कि Z क्या है, बेसिकली कौन सी स्पीशी है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, ठीक है, और अगर उसके पहले वाला देखा है और मेनली पिछला भी देखा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा एटम है जिसके थर्ड शेल की एनर्जी 13.5 या 13.5 के आसपास होती है। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी के आसपास मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी है ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी कौन से वाले एटम के थर्ड शेल की एनर्जी जितनी होती है। तो याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम चारों की एनर्जीज बताई थी। बताया था हाइड्रोजन के फर्स्ट की एनर्जी हीलियम के सेकंड शेल की एनर्जी होती है और लिथियम के
थर्ड शेल की एनर्जी होती है। हाँ, लिथियम के थर्ड शेल की एनर्जी होती है, लिथियम के थर्ड शेल की एनर्जी होती है। यानी यहाँ पर जो स्पीशी है मेरी वो कौन है बेसिकली, तो वो लिथियम निकल के आएगा। या आप चाहो तो यहाँ पर एनर्जी का इक्वेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। E3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल E3 हो जाएगा -13.6 Z² n² हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू -13.5, अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, सो Z² हो जाएगा 3 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, Z कम्स आउट टू बी 3। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई सैम्पल जो है वो कौन है, तो सैम्पल है लिथियम यानी Li2+। आइडेंटिफाई द सैम्पल, उन्होंने हमसे सैम्पल आइडेंटिफाई करने कहा था, हमने कर दिया, सैम्पल है हमारा Li2+। ठीक है, कैसे निकाला हमने, तो बहुत ही सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई थी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी होता है थर्ड स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी यानी होता है कि किसी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पे पहुंचाने वाली एनर्जी, तो n=3 से इन्फिनिटी की एनर्जी, n=3 से इन्फिनिटी की एनर्जी हो जाएगी E∞ माइनस E3, E∞ 0 हो गया तो E3 निकल आया, फिर E3 से हमने Z निकाल लिया। सो इस तरीके से हमने सैम्पल आइडेंटिफाई कर लिया कि सैम्पल क्या है हमारा, लिथियम है। ठीक है, फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की। क्या देते हैं, देखो, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी। ओहो, कुछ लोगों ने जिन्होंने लास्ट वीडियो को बहुत सीरियसली देखा होगा और बहुत सीरियसली किया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर तो फिंगर टिप्स पे होगा आप लोगों के। आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है सैम्पल की। सैम्पल मतलब कौन है, अब सैम्पल नहीं बोलूँगी उसको, सैम्पल मतलब है मेरा लिथियम। तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं। देखो, बी, इसको कह देते हैं ए, यही तो है। ठीक है, सो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैम्पल नहीं, लिथियम Li2+ आयन इज इक्वल टू व्हाट। अब भाई सबसे पहले बोलो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उस बात के बारे में बात करो। व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, फिर से लास्ट वीडियो में बताया है, यही सारी एनर्जीज़ के बारे में बताया है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट स्टेट से यानी कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी होती है। ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे पहुंचा दे, ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे पहुँचाएगी, ऐसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड से कहाँ पहुँचाएगी, इन्फिनिटी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, वही पता ही है सबको, E∞ माइनस E1। अगेन E∞ इज 0, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज माइनस ऑफ E1। ठीक है, देखो ज़रा इसके कंटिन्यूएशन में मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे। ठीक है, सो माइनस ऑफ E1। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1, यानी E1 कितना होगा लिथियम का, तो पता ही है आप लोगों को कि भाई हाइड्रोजन के उस एनर्जी का वैल्यू जिसका भी हमें लिथियम का निकालना है, हाइड्रोजन की वो वाली एनर्जी मल्टीप्लाई बाई Z² कर दो, बहुत सिंपल। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट एनर्जी लेवल का एनर्जी सबको पता है, इट इज़ -13.6 इंटू Z² कर देंगे, इट इज़ 9। इसका वैल्यू कुछ आता है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे याद है जहाँ तक ऐसा ही आता है, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसका आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा, ये हमारे सैंपल का आयनाइजेशन एनर्जी है। सैंपल कौन है हमारा, लिथियम। सो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी है ये। ठीक है, कितना है यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप समझ में आ रही होगी चीज़ें, आप लोगों का भी आंसर आया होगा। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देख रखा है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, और अगर नहीं देख रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाएं और मेरे पिछले वीडियोस देखें बोर मॉडल के ऊपर, और फिर बोर मॉडल आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वाला हमने सॉर्ट आउट कर दिया, लिथियम है। सेकेंड हमने उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ली, 122.4 वोल्ट है। थर्ड के बारे में बात करते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, ओके, सी,
एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड स्टेट टू थर्ड स्टेट। ओके, सेकेंड स्टेट n इक्वल टू 2 से थर्ड स्टेट n इक्वल टू 3 पे भेजने के लिए जो एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी का मतलब क्या निकालना है? हाँ, एनर्जी ही निकालना है, यानी समझ रहे हो। सेकेंड स्टेट, लिथियम के सेकेंड स्टेट पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मुझे कहाँ भेजना है? थर्ड स्टेट पे भेजना है। स्टेट बोल रही हूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट नहीं बोल रही हूँ। सेकेंड स्टेट ऑफ लिथियम से उसको थर्ड स्टेट ऑफ लिथियम पे भेजना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत सिंपल है भाई, दोनों के डिफरेंस के बराबर। सो डेल्टा ई रिक्वायर्ड फ्रॉम 2 से 3 या 3 से 2 इज E3 माइनस E2। अब आप लोग बोलोगे कि मैम E2 माइनस E3 क्यों नहीं कर रहे आप? बेटा एनर्जी जब भी आपको करना होता है ना कैलकुलेट, डिफरेंस जब भी कैलकुलेट करना होता है, तो आप हमेशा हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी ही करते हो, ठीक है। सो अब E3 कितना होगा लिथियम का? तो भाई E3 लिथियम का कितना होगा? तो E3 माइनस E2 एक्चुअली आप हाइड्रोजन का कर लो, मल्टीप्लाई बाय Z² कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन का E3 कितना होता है? देखो हाइड्रोजन का E1 कितना होता है? 13.6, E2 होता है 3.4, E3 होता है 1.51। तो E3 हो गया माइनस 1.51, माइनस ऑफ E2 कितना होता है हाइड्रोजन का? तो माइनस 3.4 होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस 3.4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय Z² दैट इज़ 9 कर दिया मैंने। तो इस तरीके से अगर इसका डिफरेंस मैं देखूं तो ये आ जाएगा 3.40 माइनस 1.51, तो ये आ जाएगा 9 और 14 6, 14 और 6 तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1.89। ओके, ठीक है। तो इट विल बी लाइक 1.89, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से इसको, तो 9 9 से हो जाएगा 81, 9 8 से 72, 72 और 8 हो जाएगा 80, 9 1 से 9 हो जाएगा और 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, 17.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ही आ रहा है क्या? सही है, ओके। सो दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई होगी, है ना? सही है ना? ओके, तो ये हो गई होगी हमारी एनर्जी, जो कि लगेगी कहाँ से कहाँ? सेकेंड स्टेट ऑफ लिथियम से जाने के लिए कहाँ पर? थर्ड स्टेट ऑफ लिथियम पे, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्टेट ऑफ लिथियम से थर्ड स्टेट ऑफ लिथियम पे जाने के लिए लगने वाली एनर्जी, हाँ ठीक है, हमने देख लिया भाई, ये भी देख लिया हमने। तो अब थर्ड वाला भी सब क्वेश्चन हो गया। अब एकदम फटाफट से करेंगे, देखेंगे फोर्थ वाला सब क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ। ओके, अब वेवलेंथ निकालनी है, अब वेवलेंथ निकालनी है। कौन सी वेवलेंथ? 1.89, 1.89, वो यहाँ पे ऐसे कैरी दिया था ना मैंने, 1.89, 1.89 इंटू 9 फिर किया, ठीक है। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ निकालना है मुझे, ठीक है। किसका? इमिटेड फोटोन का। ओके, फोटोन इमिट होने वाला है, उसका वेवलेंथ। देखो ऊपर वाले में हमने एनर्जी निकाली थी, अब नीचे वाले में हम वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है। अब वेवलेंथ निकालेंगे किसका? तो इमिटेड फोटोन का। कौन से इमिटेड फोटोन का? जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, कहाँ से कहाँ? देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। ओहो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बताओ जरा, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? तुम कमेंट करो, तब तक मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ, डिलीट नहीं इरेज करती हूँ, ठीक है। इसको फटाफट से इरेज करती हूँ। तो कैलकुलेट करो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जब गिरेगा तो क्या वेवलेंथ होगी उसकी। अब वेवलेंथ निकालना है तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी और hc/λ लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे एक और तरीका है, आज सिखाऊंगी, एक और तरीका है आज सिखाऊंगी। देखो डी वाला करते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ गिर रहा है भाई? लिथियम आयन है मेरे पास, और लिथियम आयन में वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे गिर रहा है, तो कितनी वेवलेंथ उसने इमिट की ये बताओ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ, कितनी एनर्जी इमिट की वो निकाल लेती हूँ। तो कितनी एनर्जी इमिट की? 2 से 1 वो हो जाएगा भाई E2 माइनस E1, ठीक है। हाइड्रोजन का E2 माइनस E1 कितना होता है? अब तक तो रट जाना चाहिए था, 10.2 कुछ होता है ना हाइड्रोजन के लिए। तो लिथियम के लिए कितना हो जाएगा? लिथियम के लिए हो जाएगा 10.2 इंटू Z² दैट इज़ 9, 9 2 18, 1 91.8 कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
एनर्जी जो उसने एमिट की है वो, सही है। उसके बाद अब वेवलेंथ निकालना है तो एनर्जी को लगा दो, hc/λ इक्वल टू, चलो कैमरामैन कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, hc, अच्छा मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और लैम्डा हमें चाहिए है एंगस्ट्रॉम में, तो hc की वैल्यू क्या रखोगे? बताया हुआ है, शॉर्टकट है बहुत ही अच्छे से, hc की ऐसी वैल्यू रखो, ठीक है, जिससे सीधा सीधा वेवलेंथ जो है वो आ जाए, ठीक है। तो hc मुझे रखना पड़ेगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कैंसिल, ठीक है। ये 100 से थोड़ा छोटा है, 124 से बड़ा आएगा कुछ, 130 कुछ आएगा, हाँ एग्जैक्टली 135। तो वेवलेंथ मेरा आ रहा है कुछ 135 एंगस्ट्रॉम। देखो ना कैसे पता चला मुझे कि आसपास आएगा, सोचो ना, 91, 100 होता तो 124 आ जाता, बट ये 100 से छोटा है तो इसीलिए 124 से थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। तो आप 4 ऑप्शंस अगर 124 के देखो बड़े आसपास हैं, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो 135 इज द आंसर, 135 आंसर आता है। हमारे बड़े ही एफिशिएंट कैमरा मैन है, फटाफट कैलकुलेट करके दे देते हैं मुझे, है ना। तो इस तरीके से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो उस फोटोन की जो कि इमिट हुआ है जब इलेक्ट्रॉन कूद गया बालकनी से, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कूदा और बैठ गया जाके कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय फर्स्ट क्वेश्चन हियर। 4 पार्ट्स थे उसके, चारों पार्ट्स मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करने हैं। पहले पार्ट में मुझे सैंपल आइडेंटिफाई करना था, ठीक है ना, सैंपल आइडेंटिफाई करना था, बता दिया, लिथियम था सैंपल, है ना। दूसरे पार्ट में आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी थी, वो भी निकाल दी, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इंटू Z²। तीसरे पार्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना था, कहाँ से कहाँ, सेकेंड से थर्ड स्टेट पे जाने वाली एनर्जी। फिर फोर्थ पार्ट में मुझे वेवलेंथ निकालना था, वो भी निकाल लिया। इन सब में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मुझे हाइड्रोजन वाले जो वैल्यूज़ हैं वो एकदम फिंगर टिप्स पे याद हैं। तो मेक श्योर कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए तुम्हें भी हाइड्रोजन वाले वैल्यूज़ बहुत इजीली याद हों, क्योंकि हाइड्रोजन वाले वैल्यूज़ अगर आपको याद रहते हैं ना बेटा, तो बहुत आसान होती है इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हालांकि इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, बहुत जल्दी अभी 2-5 मिनट बाद सिखाऊंगी, स्पेक्ट्रम जब सिखाऊंगी तब एक और ऑल्टरनेट मेथड है, पर उस मेथड के अंदर भी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशंस कम करने पड़ते हैं। तो ये मेथड मुझे बेसिकली बहुत हैंडी लगता है अगर आपको हाइड्रोजन के एनर्जी वैल्यूज़ याद हैं तो। हाँ, अगर याद नहीं है देन गो फॉर दी अनदर मेथड जो कि आज सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आखिरी तक रहो तो समझ में आएगी क्या सिखाने वाली हूँ, ठीक है ना। आप लोग पूरे कंप्लीट वीडियोस देखते नहीं हो, हम लोगों को समझ में आता है बहुत अच्छे से, क्लास नोट्स बनाने में एकदम मक्कारी करते हो, ऐसे सब मत करो, नुकसान आप ही लोगों का है। तो भाई कुछ लोग तो 12th के भी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कुछ लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया, ऐसा मत करो, वो 12th के बच्चों के वीडियोज़ हैं, है ना। तुम्हें भी पढ़ाएंगे वो, पर तुम्हारा समय तो आने दो। चलो, इफ़ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इफ़ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ओहो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दी है, बताओ ज़रा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ होती है बता दूं अगर याद कराऊं थोड़ा तो। एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट पर होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड से इन्फिनिटी पर होती है, जबकि बाइंडिंग एनर्जी किसी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पर होती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट पर होती है। यहाँ पे मुझे दिया है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सो बेसिकली ये ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी मुझे दी हुई है। कितनी दी हुई है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओहो इलेक्ट्रॉन खा लिया मैंने, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी H लाइक सैंपल की दी हुई है, यानी फिर से H लाइक सैंपल का मतलब क्या है, Z अननोन है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि क्वेश्चन को पढ़ते ही कुछ इस तरीके का डायग्रामेटिक फॉर्म में जब आप उसे ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और समझना।
आगे ये तो ठीक है, बट आगे क्वेश्चंस थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब जब स्पेक्ट्रम पढ़ा दूंगी तो क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और नई नई टर्म्स वहाँ पर यूज़ होगी, तब आप क्वेश्चन को देखते ही पढ़ते ही नहीं समझ पाओगे, आपको उसको ऐसे डायग्रामेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, और डायग्रामेटिकली सॉल्व करके ही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। आगे अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी डी ब्रोगली, तो फिर बोर, डी ब्रोगली, स्पेक्ट्रम सब मिक्स होके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक सच डायग्राम काइंड ऑफ थिंग जिससे आप चीज़ों को ईजीली समझ पाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आई होप तुम लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, कमेंट कर दो फटाफट। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी Z अननोन है, तो ठीक है Z निकाल लेते हैं। पहले अगर मैं हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी यानी 1 से 2 तक की एनर्जी देखूं तो वो होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी देर से वही समझा रही हूँ कि अगर हाइड्रोजन की याद है और किसी और की निकालना है, ठीक है, तो किसी और की इक्वल टू हाइड्रोजन की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय Z² होता है। अब यहाँ से मुझे Z निकल जाएगा, Z² निकल जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10.2। अब कुछ लोग ना इसको कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे और फिर Z का स्क्वायर रूट लेने बैठ जाएंगे। मैं कह रही हूँ क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो टाइम पास। देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी Z का यूज़ नहीं है, Z² का ही यूज़ है। और फिर मुझे यहाँ से सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, उसमें भी Z² का यूज़ है, तो Z² को Z² ही रहने दो यार, ठीक है। चलो आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। तो ठीक है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई बाय Z², हाइड्रोजन की एनर्जी इंटू Z², वही तो समझा रही हूँ तो ईंधन से। तो अब हाइड्रोजन की एनर्जी आयनाइजेशन वाली कितनी होती है पता है तुम लोगों को, 13.6 होती है इंटू Z² इस 15 डिवाइडेड बाई 10.2। देखो ज़रा कितना आता है, फटाफट देखो, कमेंट करो, ठीक है ना। देखो कितना आता है। फिर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ होगी, देखो ज़रा। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी भाई ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड तक की एनर्जी, ग्राउंड से थर्ड तक की एनर्जी ये निकालनी है मुझे। तो हाइड्रोजन की ग्राउंड से थर्ड तक की एनर्जी कितनी होती है, ग्राउंड की एनर्जी होती है 13.6 माइनस में, और इसकी होती है -1.51, तो जहाँ तक मुझे याद है 12.09 एनर्जी आती है इसकी। तो हाइड्रोजन की जो डेल्टा ई है कहाँ से कहाँ तक, थर्ड से 1 की हाइड्रोजन के लिए जो होती है वो होती है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मेरा सब्सटेंस है, ये जो मेरा एटम है, ये जो मेरा रहस्यमयी एटम है, इस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी सॉरी इस एटम की एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, देखो ज़रा, यहाँ डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो डेल्टा ई कहाँ से कहाँ, 1 से 3 या 3 से 1, ठीक है, वो हो जाएगी हाइड्रोजन की 12.09 मल्टीप्लाई बाई Z² इज 15 डिवाइडेड बाई 10.2, कुछ ऐसे। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। 13.6 इंटू 15, हमारे एफिशिएंट कैमरामैन नहीं है अभी यहाँ पे। 13.6 इंटू 15 करते हैं, 5 6 30 हो जाएगा, फिर 15 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 3 1 0 8 और 6 14 होते हैं, 13 7 और 3 10 होते हैं, और 2 1 204 ओके 204.0 है ना। तो ठीक है, उसको कौन लेता है, अपॉन 10.2, ठीक है। अभी अगर 10 होता तो 20.4 आता, 10 से बड़ा है, ठीक है, तो 20.4 से कुछ छोटा आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग होगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, 19 पॉइंट कुछ आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देखना, कमेंट करना, 19 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, 12.09 को मैं 1 ले लूँ, 12.1 है ना, चलता है इतना। तो 12.1 मल्टीप्लाई बाई 15 तो हो जाएगा 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 1 और 5 6 6 8 1 2 181.5 कुछ आ रहा है डिवाइडेड बाई 10.2, ठीक है। फिर 10 होता तो 18 आता, 10.2 है, 18 से कुछ छोटा आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 16 17 के आसपास कुछ आएगा, देख लेना। अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा आंसर आएगा, बता देना कमेंट करके कि क्या आ रहा है, ठीक है।
अप्रॉक्सीमेटली 16 या 17 के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट शायद तुम लोगों के समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपका एटम का Z अननोन है, आपको कोई एनर्जी दी हुई है, तो आप हाइड्रोजन की उस एनर्जी से उसके Z² को मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद आपको जो भी एनर्जी पूछी है, जिस भी एटम की पूछी है हाइड्रोजन की, वो पर्टिकुलर एनर्जी, और उसको Z² से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से स्पेक्ट्रम की तरफ, नया टॉपिक, ठीक है। मैं इसको रब कर रही हूँ, तब तक कैमरामैन उसको पॉज कर दें आप। चलो आगे बढ़ते हैं। टन तो स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, क्या होता है ना, पॉज करवा देती हूँ मैं वीडियो, क्योंकि तुम लोगों का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए ना। चलो तो स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये कैसा गंदा सा एकदम घटिया सा नाम है ये स्पेक्ट्रम, ऐसा टैंट्रम जैसा। तो ये होता क्या है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेसिकली फोटोग्राफ यानी पैटर्न, ठीक है। जैसे अब मान लो कि मेरे फेस का पैटर्न कैसा है, मेरे फेस का पैटर्न कैसा है, ये तुम्हें अगर देखना है या ये तुम्हें अगर डिस्क्राइब करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम फोटोग्राफ लोगे या स्केच बनाओगे, है ना। तो वैसे ही अगर एटम के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का पैटर्न आपको देखना है, आपने किसी कंटेनर के अंदर गैस ली हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, इन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन गैस ली हुई थी क्योंकि बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशी पे वैलिड था। तो अगर आपने किसी भी कंटेनर के अंदर गैस ली हुई है और आप उस गैस को हीट करोगे, तो जब आप हीट करोगे तो वो क्या होगा, एनर्जी जो रहेगी उसकी, वो जो एनर्जी निकलेगी वो सारे हाइड्रोजन एटम्स क्या कर लेंगे भाई, गेन कर लेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम्स वो एनर्जी लेकर के क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट हो जाएंगे यानी क्या, अब हाइड्रोजन एटम बोलूँ मैं या इलेक्ट्रॉन बोलूँ मैं, हाइड्रोजन एटम के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो ये चीज़ याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, वो बहुत ही कम समय के अंदर वापस नीचे अपने ग्राउंड स्टेट पर भी आ जाता है, ठीक है, बहुत ही कम समय के अंदर ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। और जब वो नीचे आता है, जब वो डी एक्साइट होता है, इसे कहते हैं डी एक्साइट होना। ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले फिनोमेना को कहते हैं एक्साइट होना, और नीचे ग्राउंड स्टेट पे आने को कहते हैं डी एक्साइट होना। तो जब वो नीचे आता है, डी एक्साइट होता है, तब वो भांति भांति के क्या कहते हैं, फोटॉन्स को इमिट करता है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज इमिट करता है। तो ये जो पैटर्न की एनर्जीज उसने एमिट किया है, ठीक है, ये जो एनर्जी के पैटर्न्स उसने एमिट किया है, इस पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द फोटोग्राफ। इंद्रधनुष देखा होगा ना आपने, विबग्योर इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे एटम का आप स्पेक्ट्रम बना सकते हो। कुछ साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया, उसे कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे था। पहले तो स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, स्पेक्ट्रम कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली ये जो है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, यानी जो इलेक्ट्रॉन हमारा डी एक्साइट होकर के नीचे आ रहा है और एनर्जी को इमिट कर रहा है, और हम वो इमिटेड एनर्जी के पैटर्न्स बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम के भी कई टाइप होते हैं। जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जब आप वो पैटर्न बनाओगे किसी पेपर पे या किसी प्लेट पर, ठीक है, तो वो पैटर्न भी कई तरह के हो सकते हैं। वो डिस्क्रीट हो सकता है, कॉन्टीन्यूस हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है भाई, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। मतलब क्या है मैम डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस? तो भाई सीधी सी बात है, डिस्क्रीट का मतलब आपको ऐसे अलग अलग लाइंस बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगी। आप एक पैटर्न जो आपने ऑब्जर्व किया है और दूसरा पैटर्न जो आपने ऑब्जर्व किया है, आप ये दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट। और कॉन्टीन्यूस मतलब कैसा? कॉन्टीन्यूस मतलब एक पैटर्न खत्म हुआ, बिल्कुल लगा हुआ दूसरा पैटर्न
बिल्कुल लगा हुआ, तीसरा पैटर्न लगा हुआ, चौथा पैटर्न, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। जैसे हमारा विबग्योर होता है, हमारा इंद्रधनुष होता है, ठीक है, उसके अंदर वायलेट और इंडिगो और ऐसे ब्लू, येलो, ग्रीन कितने मर्ज्ड होते हैं। क्या ऐसी कोई बाउंड्री आप देख पाते हो क्या कि अच्छा यहाँ वायलेट खत्म हो गया, यहाँ पे दूसरा कलर चालू हो गया, इंडिगो चालू हो गया, या ग्रीन चालू हो गया, येलो खत्म हो गया, ऑरेंज खत्म हो गया, रेड शुरू हो गया? ऐसी कोई बाउंड्री स्पेसिफाइड वहाँ पर होती है क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखोगे जब तो वो कलर्स बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं, बिल्कुल मर्ज्ड होते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जहाँ पर हम उन्हें अलग अलग स्पेसिफाई कर पाएँ उन्हें हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी जो स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से मिला कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिया और फिर उस हाइड्रोजन गैस को हीट किया और फिर उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। व्हेन हाइड्रोजन गैस is heated, was heated, whatever, in a container, then the excited atoms got de-excite back, वो de-excite हुए to ground state, ग्राउंड स्टेट में वो de-excite हो गए, एंड हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम वॉज ऑब्जर्व्ड, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था, इसका भी नाम, इसमें जो सीरीज, इसमें जो लाइंस मिली थी, ये अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर वो लाइंस के नाम रखे गए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं जैसे स्पेक्ट्रम बना रही हूँ, ये मेरे स्टेट्स हैं, ये मेरे ऑर्बिट्स हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये मेरा सेवेंथ ऑर्बिट, ये मेरा एट्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये मेरा कहीं ऊपर का कोई इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि भाई अलग अलग जगह पर वो एक्साइट हुए थे एटम, ठीक है, कोई जाकर कोई 2 पे जाके बैठ गया था, कोई 3 पे जाके बैठ गया था, कोई 4 पे बैठ गया था, कोई 5 पे बैठ गया था, कोई 6 पे बैठ गया था, कोई 7 पे बैठ गया था, कोई 8 पे बैठ गया था, कोई कहीं और बैठ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से वो अलग अलग स्टेट से सबके सब de-excite होकर कहाँ आ रहे थे, ग्राउंड स्टेट पर, सबके सब de-excite होकर आ रहे थे कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट पर। तो जितने भी ट्रांजिशंस ग्राउंड स्टेट पर मिले, यानी कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, और de-excitation कहाँ पर हो रहा है, उसका ग्राउंड पर हो रहा है, कहीं से भी आ रहे हैं, पर अल्टीमेट जगह कौन सी है उसकी, ग्राउंड की। यानी कहीं से भी, यानी हमारा जो नीचे वाला स्टेट है, जो हमारा N1 है वो हमारा 1 है, जबकि जो हमारा N2 है वो कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट पर गिरेगा तो इस सीरीज़ का एक स्पेशल नाम रख दिया गया, उसका नाम रखा गया लाइमन सीरीज़, ठीक है ना, क्योंकि लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। क्या रखा गया भाई नाम, लाइमन सीरीज़। ऐसे ही मैम ज़रूरी है कि सेकंड पे आएंगे, फर्स्ट पे ही आएंगे, नहीं, सेकंड पे भी आ सकते थे। मान लो कहीं से भी अगर वो आके गिर रहे हैं और अगर सेकंड पे गिर रहे हैं, सेकंड यानी हमारा सेकंड शेल, यानी हमारा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है, तो कहीं से भी अगर वो हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गिर रहे हैं तो उसका नाम फिर रखा गया कौन सा वाला भाई, बामर सीरीज़, ठीक है, बामर सीरीज़। यानी यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला स्टेट है, जो हमारा N1 है, हमेशा हम नीचे वाले स्टेट को N1 कहते हैं, वो हमेशा 2 रहेगा, कहीं से भी आए गिरेगा कहाँ, सेकंड पे। N2 हमारा कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 कुछ भी हो सकता है, पर कहीं से भी गिरेगा, पर गिरेगा कहाँ, सेकंड स्टेट पर। तो वो कौन सी सीरीज़ का फोटोन कहलाएगा, वो कहलाएगा बामर सीरीज़ का फोटोन। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन de-excites back to ground state, so the photon emitted will be of Lyman family. Whenever any excited electron या any excited atom de-excite back to first excited state or de-excite back to n equal to 2, then the emitted photon will be of Balmer family. बामर सीरीज़ का फोटोन कहलाएगा वो, ठीक है। वैसे ही
अब मैम 1 पे भी गिर रहा है, 2 पे भी गिर रहा है, हो सकता है उसका मन कर जाए कि मैम 3rd पे गिर जाए वो, ठीक है, 3rd पे गिर रहा है, तो फिर 3rd पे गिर रहा है तो क्या होगा, तो भाई 3rd पे गिर रहा है तो भी उस सीरीज़ का नाम होगा, इस सीरीज़ को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके नाम से इसको पहचानेंगे, पाश्चन सीरीज़ कहते हैं उसको, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, पाश्चन सीरीज़। यहाँ पर n1 = 3 है, जबकि n2 = 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली पाश्चन के बाद, ठीक है, पाश्चन के बाद ज़रा मैं इसको अपनी हटा देती हूँ जन्म जन्म की रेखा को, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ आगे। पाश्चन के बाद फिर जब 4th पे गिरेगा, 4th पे गिरेगा, जैसे 3rd पे गिर रहा है तो पाश्चन सीरीज़ का फोटोन कहलाएगा, 4th पे गिरेगा तो देखो 4th पे गिरेगा तो कहलाएगा ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है, क्या कहलाएगा, ब्रैकेट सीरीज़। अब मैम ये सब क्यों बता रहे हो आप हमको, ये सब चले गए हमारे लिए, ये सब छोड़ गए साइंटिस्ट लोग, भाई बता इसीलिए रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में बोलेगा द 2nd लाइन ऑफ बामर सीरीज़, तो 2nd लाइन ऑफ बामर सीरीज़ पता भी तो होनी चाहिए, बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज ब्रैकेट, यहाँ पे n1 = 4 है, n2 = 5, 6 एंड सो ऑन। वैसे ही 4th पे गिर रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, और 5th पे गिर रहा है तो 5th पे गिर रहा है तो इसका एक बढ़िया सा नाम है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बनाना तुम, ठीक है, इसका एक बढ़िया सा नाम है फंड सीरीज़। कुछ लोग इसको पी फुंड पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना, पी वहाँ पे शांत रहता है, और फंड सीरीज़ कहते हैं उसको। कहीं से भी गिरेगा वो, पर गिरेगा कहाँ पर, 5 पर, n2 हमारा कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8 व्हाटएवर। ऐसे ही 6th वाला भी एक सीरीज़ है कि अगर 6th पे गिरेगा तो भाई 6th पे गिरेगा तो हम्फरी, क्या है उसका नाम, जलपरी नहीं, क्या है, हम्फरी, ठीक है ना। ऐसे ही मैं अपना कुछ निकाल दूंगी तो वो हो जाएगा ट्विंकल सीरीज़, तुम निकाल दो चिंटू पिंटू, सब सीरीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो इंडिया के लोगों ने निकाला, नहीं तो सही में कैसे कैसे नाम होते, कोई तो विवती सीरीज़, क्या मोमवती सीरीज़, चिंटू सीरीज़, श्रीमती सीरीज़, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते, पिंटू सीरीज़, गोलू सीरीज़, है ना। तो कौन सी सीरीज़, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फरी। जब कहीं से भी आ जाए, 1st पे कूदे तो लाइमन सीरीज़, कहीं से भी आ रहा है 2nd स्टेट पर कूद रहा है तो बामर सीरीज़ का फोटोन है, कहीं से भी डी एक्साइट हो रहा है और 3rd शेल तक आ रहा है तो पाश्चन सीरीज़, कहीं से भी आकर 4th शेल पे आ रहा है तो ब्रैकेट, 5th पे आ रहा है तो फंड और 6th पे आ रहा है तो हम्फरी सीरीज़। अब हर सीरीज़, कोई भी सीरीज़ का ये जो पहला ट्रांजिशन होता है, ठीक है, पहला ट्रांजिशन जो होता है, देखो ब्लू पेन पता नहीं मुझे विजिबल है कि नहीं, इसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये फर्स्ट लाइन है तो ये क्या हो जाएगी, 2nd लाइन, ये क्या हो जाएगी, 3rd, ये क्या हो जाएगी, 4th एंड सो ऑन। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लास्ट लाइन, ठीक है, कौन सी हो जाएगी भाई, लास्ट लाइन। इसके बड़े बड़े नाम रखे गए हैं, लास्ट लाइन, इसको बोलते हैं मार्जिनल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका एक और नाम है सीरीज लिमिट। देखो तुम कितनी केमिस्ट्री सीखोगे मुझे नहीं पता, पर मेरा कैमरामैन तो पूरी सीख जाएगा, है ना। लास्ट लाइन, मार्जिनल लाइन, सीरीज लिमिट, किसको, आखिरी वाले ट्रांजिशन को, यानी अल्फा से, सॉरी अल्फा बोल रही हूँ, इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है वो 1 पे, या इन्फिनिटी से 2, इसको भी मैं लास्ट लाइन ही बोलूँगी। लास्ट लाइन पर कौन सी सीरीज़ की, लास्ट लाइन बामर सीरीज़ की, इसको भी मैं लास्ट लाइन बोलूँगी, पर किस सीरीज़ की, पाश्चन सीरीज़ की। इसको भी लास्ट लाइन बोलूँगी ब्रैकेट सीरीज़ की, इसको लास्ट लाइन फंड सीरीज़ की, उसको लास्ट लाइन हम्फरी सीरीज़ की, ठीक है। और वैसे ही इसको फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़, इसको 2nd लाइन, इसको 3rd लाइन ऑफ बामर, इसको 4th लाइन ऑफ बामर, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन, इसको 2nd लाइन, इसको 3rd लाइन, ऐसे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं। एक चीज़ और है, आपको इनका रीजन पूछा जाता है कि भाई ये कौन से रीजन में लाई करती हैं, भाई फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो लाई करेगा ना। हमारे पास कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो याद करो, RMI, VU, XY, कुछ रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, UV, विजिबल बताया है ना वो। तो ये
कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, मतलब कौन से रेंज में लाई करता है। तो ये चीज़ बहुत ही एकदम याद रखने वाली बात है कि लाइमन सीरीज यूवी रीजन में लाई करती है। कहाँ लाई करती है भाई लाइमन सीरीज? यूवी रीजन में। जबकि बामर सीरीज के सिर्फ पहले 4 ट्रांजिशंस, कौन से? सिर्फ पहले 4। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि बामर सीरीज के सिर्फ पहले 4, ये देखो ब्लू कर देती हूँ इन्हें, पहले 4 मतलब कौन से? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2, यही पहले 4 हैं जो कि विजिबल रीजन में लाई करते हैं, आपको दिखेंगे, विबग्योर बनाएंगे वॉयलेट से रेड। अब आप बोलोगे मैम वो तो 7 कलर है, तो 4 ही ट्रांजिशन है, तो भाई वो मर्ज होते हैं ना, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वो केवल इन 4 ट्रांजिशंस में दिखेंगे, बाकी यहाँ से लेकर के आगे के पूरे ट्रांजिशंस लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन में। कौन से रीजन में लाई करते हैं भाई? इंफ्रारेड रीजन, पूरे ट्रांजिशंस। अच्छा, क्या हर एटम के लिए ऐसा होगा क्या? कतई नहीं। दिस इज अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए, किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन एटम के लिए ये पूरी कहानी है। ये सीरीज के नाम भी इनफैक्ट, जब तक पेन नहीं गिरे लेक्चर तो ख़त्म ही नहीं होता अपना। ये सीरीज़ के नाम भी इनफैक्ट सिर्फ किसके लिए वैलिड हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड हैं। फिर एक बार बता दूं कौन कौन सी सीरीज़ एक काम करते हैं, बताते नहीं हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और थोड़े नोट्स बनाते हैं। चलो फटाफट से भाई, व्हाट इज़ लाइमन सीरीज़? तो फर्स्ट, व्हाट इज़ लाइमन सीरीज़? कहाँ से कहाँ लाई करती है? N2, 2, 3, 4, कहीं कुछ भी हो सकता है। N1 फर्स्ट होगा, तो when any इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन de-excites back to ground state, ठीक है, from any other state, थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, जगह की कमी है, किसी भी स्टेट से, देन द फोटोन, जो फोटोन है इज ऑफ बामर लाइमन सीरीज। वो फोटोन कौन से सीरीज का कहलाएगा बेटा? लाइमन सीरीज का कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो मेरी फर्स्ट लाइन होती है, इसको कई बार अल्फा लाइन भी कहते हैं। वो कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन वो होती है 2 से 1 वाली, ठीक है। तो वो होती है 2 से कहाँ पर? 1। अच्छा, इसका जो एनर्जी होता है डेल्टा ई 2 से 1, वो कितना होता है बेटा? वो होता है तुम्हारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता होना चाहिए, बता चुकी हूँ। वहीं जो मेरी लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन जिसको मैं सीरीज लिमिट या मार्जिनल लाइन भी कहती हूँ, तो वो कहाँ से कहाँ होती है भाई? वो होती है मेरी इन्फिनिटी से 1। कहाँ से कहाँ पे? देखो, इन्फिनिटी से 1। तो ये जो मेरी होती है डेल्टा ई इन्फिनिटी से 1, उसमें जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ज़रा, यहाँ पर निकल रही है 10.2 और यहाँ पर निकल रही है 13.6, तो इन दोनों के बीच की ही बाकी वैल्यूज़ होगी। तो जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी वो कहाँ निकली? वो निकली है मेरी फर्स्ट ट्रांजिशन में। और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कहाँ निकली है? मेरी लास्ट ट्रांजिशन में। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी मिनिमम है, डेल्टा ई 2 से 1, ये मिनिमम एनर्जी है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कैसी होगी भाई? मैक्सिमम, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो इस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहते हैं। सो 2 से 1 वाला ट्रांजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम लॉन्गेस्ट लाइन भी कहते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। और वहीं पर भाई इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसका लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम होगा, तो इन्फिनिटी से 1 वाली जो लाइन है, एंड इन्फिनिटी से 1 वाली को हम कहते हैं, क्या कहेंगे हम? शॉर्टेस्ट लाइन कहेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम कहाँ शॉर्टेस्ट? यहाँ तो ये सबसे बड़ी दिख रही है। हाँ भाई, सबसे बड़ी दिख रही है, तो सबसे बड़ी है भी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी।
पर एनर्जी के टर्म्स में सबसे बड़ी है तो वेवलेंथ के टर्म में सबसे छोटी हुई, तो यहाँ पर मेरा लैम्डा मिनिमम मिलता है और यहाँ पर मिलता है मेरा लैम्डा मैक्सिमम। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन। वैसे ही यहाँ पर भी दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन। हर जगह लास्ट वाली शॉर्टेस्ट लाइन, फर्स्ट वाली लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें ये टर्म्स यूज़ होती हैं, है ना। आप लोग फटाफट से ये बना लो, पॉज करो और फटाफट से ये बनाओ। फिर मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ और फिर मैं आपको आज का इसका डेरिवेशन बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसको क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ, है ना। तो मैं फटाफट से करती हूँ, तब तक के कैमरामैन इसको पॉज कर देंगे, पॉज करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, पॉज। हाँ, तो बामर सीरीज़ को अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। लाइमन सीरीज़ तो बता ही दिया था, बामर सीरीज़ बता देती हूँ एक बार और, थोड़ी सी टर्म्स और फिर से बता देती हूँ, फिर पार्शियल ब्रैकेट फंड सारी नहीं बताऊँगी, 2-3 ही बता देती हूँ, ठीक है। बामर सीरीज़ की अगर बात करूँ तो कहाँ से कहाँ होगी, कहीं से भी आकर गिरेगा, ठीक है। यानी N2 जो है मेरा, जो मेरा ऊपर वाला एक्साइटेड स्टेट है वो 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, जबकि जो नीचे वाला है वो सिर्फ हमेशा 2 ही रहेगा, यानी सेकंड शेल पे ही आएगा वो ऑर्बिट, मतलब सेकंड शेल पे ही हमेशा डी एक्साइट होकर आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी आ सकता है, सेकंड पे आएगा, ठीक है। तो वो जो फोटोन इमिट किया हुआ है वो फोटोन मेरा बामर सीरीज़ का फोटोन कहलाएगा। हाँ, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भाई फर्स्ट 4 ट्रांजिशंस, पहले 4 ट्रांजिशंस जो होते हैं, फर्स्ट 4 ट्रांजिशंस ऑफ बामर सीरीज़, किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ऑफ बामर सीरीज़ लाई करते हैं इन विजिबल रीजन। कहाँ लाई करते हैं भाई, वो लाई करते हैं विजिबल रीजन में। पहले 4 ट्रांजिशन, पहले 4 मतलब कौन से, तो सबसे पहला ट्रांजिशन होता है 3 से 2 वाला, ठीक है। फिर होता है दूसरा ट्रांजिशन 4 से 2, फिर तीसरा होता है 5 से 2, चौथा होता है 6 से 2। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये चारों की 4 ट्रांजिशन लाई करते हैं कहाँ पर, विजिबल रीजन में। इसके बाद के सारे लाई करेंगे इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखें। फिर वही बात हो गई, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इसकी फर्स्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट लाइन कोई मैं क्या बोलती हूँ, फर्स्ट लाइन कोई मैं मिनिमम एनर्जी यानी लॉन्गेस्ट लाइन बोलती हूँ। फर्स्ट लाइन जिसको मैं लॉन्गेस्ट लाइन भी कहती हूँ, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो फर्स्ट लाइन या लॉन्गेस्ट लाइन हो जाएगी मेरी 3 से 2 वाली। वही मेरी जो लास्ट लाइन होगी, ठीक है, जो कि मेरी शॉर्टेस्ट लाइन होगी, वो कहाँ से कहाँ होगी, तो भाई वो होगी इन्फिनिटी से 2, ठीक है। तो बामर सीरीज़ ऐसी ही कहानी आप पास्चन सीरीज़ के लिए कर सकते हो। पास्चन सीरीज़ कहाँ पर लाई करेगा, इंफ्रारेड। बाकी ब्रैकेट फंड हम फरी सब कहाँ लाई करेंगे, इंफ्रारेड। लाइमन कहाँ लाई करेगा, यूवी, ठीक है। लाइमन के सारे ट्रांजिशंस कहाँ लाई करेंगे, यूवी। सभी की लॉन्गेस्ट लाइन उनकी फर्स्ट लाइन होगी, सभी की शॉर्टेस्ट लाइन उनकी लास्ट लाइन होगी। तो अब इसके ऊपर वेवलेंथ इसका कैसे निकालते हैं, कुछ हम लोग एक डेरिवेशन कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ या कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। एक जनरल ले लेते हैं, कोई ट्रांजिशन कहीं N2 से N1 पे गिर रहा है, कोई जनरल ट्रांजिशन ले लेती हूँ मैं। N2 कोई भी सीरीज़ का हो सकता है, N1 कोई भी सीरीज़ का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा तो ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा डेल्टा ई। तो ये जो डेल्टा ई एमिट करेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EN2 माइनस EN1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, EN2 माइनस EN1। अब ये जो EN2 है ये क्या होने वाला है यहाँ पर, तो जो EN2 है वो होने वाला है -13.6 भाई Z² अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस EN1 क्या हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। दिस इज डेल्टा ई, इस तरीके से लिख सकती हूँ। सिमिलरली डेल्टा ई को अब क्योंकि फोटोन है तो लिख सकती हूँ hc बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा 13.6 कॉमन निकल जाएगा, 13.6 कॉमन निकल गया, Z² के साथ कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1/N2 का स्क्वायर प्लस 1/N1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से hc जब यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 1/λ, जिसको लिख सकती हूँ वेव नंबर, इट विल बी 13.6 डिवाइडेड बाई hc इंटू Z²
1/n1² को सामने लिख देती हूँ, -1/n2²। सो ये जो मेरा 13.6 डिवाइडेड बाई HC है, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। H भी कॉन्स्टेंट है, C भी कॉन्स्टेंट है, 13.6 भी कॉन्स्टेंट है। तो फिर हमेशा की आदत है मेरी, मैं क्या करती हूँ, सारे कॉन्स्टेंट्स से बातें उनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके उनका एक कॉमन वैल्यू निकाल लेती हूँ। मैं यहाँ पर भी वही करूँगी। इसको एक नया कॉन्स्टेंट RH कहते हैं, जिस कॉल्ड रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट। और RH का वैल्यू होता है कुछ 1.1 × 10⁻7 मीटर, कुछ होता है 7 मीटर इनवर्स, हाँ कुछ ऐसा होता है। यस, यही होता है कुछ रेडबर्ग का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है। रेडबर्ग का वैल्यू 1.1 × 10⁻7 मीटर में होता है, 5 होता है कुछ सेंटीमीटर में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.096 भी ऐसा कहीं कहीं पे दिया होता है, मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया है 1.1। तो इस तरीके से RH को मैं यहाँ पे रख दूँ तो 1/λ, जिसको मैं वेव नंबर कह सकती हूँ, वो हो जाएगा मेरा RH² 1/n1² - 1/n2²। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम यही कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ हम यहाँ भी कर रहे हैं, 2 दिन से आप वही करा रहे हो। हाँ, तो 2 दिन से मैं जो करा रही हूँ वो मैं एनर्जी से लेकर के आपको करा रही थी। एनर्जी आपको पता थी, ये डेल्टा ई हम निकाल लेते थे। जो डेल्टा ई को मैंने 13.6 Z² यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया है, उसके हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ याद थे, तो वो हम कैलकुलेट करके सीधा उसको HC से डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, हम HC से डिवाइड करके वहाँ पे वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका डेरिवेशन करके N1 N2 के टर्म्स में मैंने उसकी एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, चाहो तो पिछले 2 दिनों से मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको हाइड्रोजन के सारे एनर्जी लेवल के एनर्जीज जो हैं वो याद होने चाहिए। अब यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पर मुझे निकालना होता है वेवलेंथ। ठीक है, RH जो है उसका कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ा जाता है। खैर, जब करूँगी क्वेश्चन तब बताऊँगी कि क्या होता है, आप खुद समझ पाओगे उसको कि अच्छा ये यहाँ पे अब ये गड़बड़ हो गई है। तो करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को लेकर, इस फॉर्मूले को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जैसे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़। सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़ की वेवलेंथ कैलकुलेट करो। चलो फटाफट करो। सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़ कहाँ से कहाँ होता है, पहले तो बार्मर सीरीज़ बोल रहे हैं तो बार्मर सीरीज़ यानी ख़त्म कहाँ पर होगा, 2 पे। सेकेंड लाइन बोल रहे हैं तो फर्स्ट लाइन कौन सी होती है, 3 से 2, तो सेकेंड कौन सी हो जाएगी भाई, सेकेंड हो जाएगी 4 से 2। तो इसका वेवलेंथ निकालना है हमें। ठीक है, तो अब इसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो भाई फॉर्मूला लगा दो। आप चाहो तो आप एनर्जी भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात की है, कुछ नहीं बताया है, तो Z = 1 ले लोगे। ठीक है, तो Z = 1 ले लोगे। यहाँ पे कुछ और बताता तो आप फिर ले लेते, वैसे ही Z ले लेते। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ। 1/λ = RH, Z² हो जाएगा 1², 1/n1², n1 is 4, 4 का सॉरी n1 is 2, 2 का स्क्वायर 4 - 1/4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर मैं इसको अगर इधर रख दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1/λ = RH, और ये हो जाएगा मेरा 16, 4 से नीचे आएगा 64, 16 - 4 ऊपर हो जाएगा 12। ठीक है, तो लैम्डा जो है वो मेरा आ जाएगा 64/12 × RH। अब RH का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 1.1 × 10⁻7। लो भाई करो इसे कैलकुलेट, कितना ही गंदा हो जाएगा ये। तो हमेशा यही होगा एक्चुअली, जब भी आप वेवलेंथ निकालने जाओगे, तो ये तो इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला है, तो जब भी आप वेवलेंथ निकालने जाओगे ये RH ऐसा डिनोमिनेटर में आके आपको बड़ा परेशान करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 1/RH की वैल्यू 1/RH की वैल्यू ही रट ली है, 917 एंगस्ट्रॉम आती है। लो, अब आपको अगर ये मेथड यूज़ करनी है, ठीक है, तो ये मेथड भी आसानी से यूज़ कर सकते हो। सीधा सीधा 1/RH आपका लैम्डा आ जाएगा 64/12 × 917 एंगस्ट्रॉम। लो, अब इसको कैलकुलेट करो। 12 1 जा और 12 5 जा 60 होता है, तो 5 से तो नहीं जाएगा, तो 6 से काट दो। ठीक है, 6 से भी नहीं जाएगा, 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 6
ये जाएगा 16 से, ये जाएगा 3 से, तो फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 16 इंटू 917 डिवाइडेड बाई 3 एंगस्ट्रॉम कितना आता है वेवलेंथ देखेंगे फटाक से। ठीक है, तो ये 16 से काटूंगी मैं, तो ये तो चला जाएगा 5 15 सा 5.33, तो 917 इंटू 5.3 देखेंगे 21, 3 2 5, 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 7 ज़ा 35, 6 और 3 कितना 8 45 ऐसा कुछ, 1 10 16 7 8 48.4860.1 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास मेरा आ रहा है, आपका भी आएगा कुछ देख लेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, वेवलेंथ किसका, बामर सीरीज़ का। ऐसे ही आपको पाश्चन सीरीज़ के लिए पूछ सकते हैं, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम भाई, कैलकुलेट द वेव नंबर, लो अब वेव नंबर निकालो ऑफ लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज़, पाश्चन सीरीज़ की लास्ट लाइन का ऑफ हीलियम आयन के लिए। ठीक है, बट वो निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ RH। लो अब RH को कैलकुलेशन में मत डालो, RH को ऐसे ही रहने दोगे तो भी चलेगा। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज़ 1 बाय लैम्डा, फॉर्मूला क्या है, वही है RH² 1 बाय n1²। तो लास्ट लाइन बोल रहे हैं, लास्ट लाइन यानी कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पाश्चन सीरीज़ बोल रहे हैं तो 3। ठीक है, 1 बाय n1 यानी हो जाएगा 3, 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा 0, सो इट विल बी RH। Z² कितना हो जाएगा, हीलियम है तो Z² हो जाएगा 4 बाय 9, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, तो वेव नंबर आ गया 4RH बाय 9, कुछ ऐसा। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसको मिटा रही हूँ, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, देखो कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं एक दो, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फाइंड आउट दी, नहीं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट, किस एक्साइटेड स्टेट पर वो गया है उसका वैल्यू कैलकुलेट करो, टू विच इलेक्ट्रॉन is being excited, वो एक्साइट हुआ है in helium ion from when it is been bombarded by the photon emitted from second line of Balmer, second line of Balmer series in hydrogen atom। ठीक है, तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हाँ ठीक है, जम जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, कौन से एक्साइटेड स्टेट पे हमारा इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, जिस पे वो एक्साइट हुआ है इन हीलियम आयन। तो यहाँ पर मेरे पास एक हीलियम आयन है,
तो हीलियम आयन में वो एक्साइट हुआ है, यानी मैं मान के चल सकती हूँ कि वो ग्राउंड स्टेट पे था। अगर आपको नहीं भी मानना है तो आप N1 पे मान लो और ये N1 से N2 गया है, ऐसा मान के चल सकते हो, ठीक है। अब कैसे एक्साइट हुआ है, व्हेन इट इज़ बीन बम्बार्डेड, जब मैंने इसे बम्बार्ड किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ N1 पे बैठा था, मैंने उसको बम्बार्ड कर दिया। मैंने उसको किस फोटोन से बम्बार्ड किया, तो मैंने उसको फोटोन से बम्बार्ड किया, वो फोटोन जो कि इमिट हुआ था कहाँ से, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज से, हाइड्रोजन एटम के सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज से जो फोटोन निकला था। तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज यानी कौन सा, तो भाई 4 से 2 से जो फोटोन निकला था, मैंने वो इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो 4 से 2 हाइड्रोजन का जो फोटोन निकला था वो हीलियम के कहाँ जाएगा, ये बताओ। तो सीधी सी बातें मैं कह सकती हूँ कि भाई डेल्टा E ऑफ N1 से N2 इज इक्वल टू डेल्टा E ऑफ 2 से 1 ऑफ हाइड्रोजन। सही बात है, हाँ कि ना। हीलियम का N1 से N2, या हाइड्रोजन का 2 से 1 है। तो इसको मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि HC लैम्डा, HC बाय लैम्डा इक्वल टू HC बाय लैम्डा इक्वेट हो जाएगा। HC बाय लैम्डा ऑफ N1 से N2 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा ऑफ 2 से 1। तो यहाँ पे HC कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा इक्वेट हो जाएगा। अब 1 बाय लैम्डा इक्वेट हो जाएगा तो मैं इसको सीधा सीधा कह सकती हूँ RH(Z²), हीलियम के लिए Z² 4 हो गया, 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2², ये हो गया इक्वल टू RH(Z²) कितना हो गया, 1², 1 बाई N1² यानी 1² माइनस 1 बाई N2² N2² यानी 2²। तो यहाँ पे RH और RH क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 जो है वो यहाँ चला गया। तो देखो जरा, अगर 4 यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखेंगे फटाफट से। यहाँ पे इसको मैं मिटाती हूँ, ठीक है, यहाँ करेंगे इसको। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2² इक्वल टू 4 यहाँ चला गया तो ये हो गया 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 और 4 हो गया 16। तो मैं इसको यहाँ पे देखो जरा इक्वेट कर सकती हूँ, 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2² इक्वल टू 1 बाई, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और मैं इसको लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। तो मैं N1² को इक्वेट कर सकती हूँ एक्चुअली 2² से, और N2² को इक्वेट कर सकती हूँ 4² से टेकिंग स्क्वायर रूट। तो N1 मेरा 2 आ जाएगा और N2 मेरा 4 आ जाएगा। इसी का मतलब जब हाइड्रोजन में डी एक्साइटेशन 4 से 2 पे हुआ, ठीक है, हाँ ओके, जब हाइड्रोजन में डी एक्साइटेशन 4 से 2 पे हुआ तो हीलियम में वही डी एक्साइटेशन 4 से 2 पे कैसे, 1 से 2 पे, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें, ओहो शिट, बामर सीरीज ना, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ गलत लिख दी है, ओहो शिट, ओ माय गॉड, ये 4 से 2 होना चाहिए, वही तो इसका N1 होना चाहिए 2 का स्क्वायर और इसका N2 होना चाहिए 4 का स्क्वायर। ओहो ओ माय गॉड, आई मेड अ मिस्टेक। तो ये ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 ही लिखो, इसको 16 ही लिख देते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो इट विल बी लाइक 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर देते हैं, तो इट विल बी लाइक 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2², और ये हो जाएगा 1 बाई 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बाई 8 का स्क्वायर। तो N1² विल बी 4 का स्क्वायर, N2² विल बी 8 का स्क्वायर, N1 will be 4, N2 will be 8। ओके, तो हाइड्रोजन में एक्चुअली जो ट्रांजिशन 4 से 2 में होता है, हीलियम में वही ट्रांजिशन 4 से 8 में होगा। यानी वही बात हो गई, हाइड्रोजन का 2 हीलियम का 4 और हाइड्रोजन का 4 हीलियम का 8, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी ऑफ फोटॉन सेम था, तो मैंने वेवलेंथ को इक्वेट कर दिया, वेवलेंथ को इक्वेट करके ये कर लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली मुझे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत यूज़फुल लगता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप HC बाय लैम्डा वाले कॉन्सेप्ट से आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे। तो खैर ऐसे और क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी, ठीक है, अगले वीडियो में करवाती हूँ। तो देख लेना, ये जो मिस्टेक थी इसको सही से एनालाइज कर लेना, है ना। वो मैंने एक्चुअली 4 से 2 के जगह 2 से 1 का ले लिया था, तो वो गड़बड़ हो गई थी। तो वो देख लेना आप लोग की क्या था, अब मैंने उसको सही कर लिया है, ठीक है। तो और आगे बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और अच्छे क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो कि बोर मॉडल से रिलेटेड है, जो कि आज बच गया है, ठीक है। तो उसको करते हैं कल, और उसके लिए बढ़िया क्वेश्चंस और भी हैं, लिख के रखूँगी, है ना, और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन पढ़ते रहो, सेफ रहो, घर पे रहो, कोरोना फ्री रहो, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।